अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वेलोसिटी। अच्छा, अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इस चीज को हम ड्राइव भी करेंगे और इसकी हम कंडीशंस को भी पढ़ेंगे कि ये कंडीशन इसकी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो टर्मिनल वेलोसिटी की स्टेटमेंट क्या होगी, तो देखिए उसकी स्टेटमेंट को मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उसकी हम एग्जाम्पल क्या करते हैं। तो देखें, मैं इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले लिख देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड, थ्रू अ फ्लूइड is that maximum, is that maximum uniform velocity, uniform velocity at which acceleration, at which acceleration of the object becomes zero, acceleration of the object becomes zero। ठीक है, ये इसकी क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हमने क्या चीज डिस्कस कर ली कि ये जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये वो मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पर जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो अब जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इसका मतलब बॉडी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी और वही यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो अटेन करता है ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहां पर जरा देखें, जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं हुई, मैंने यहाँ पर एक रेन ड्रॉप को ड्रॉ कर दिया। ये आपके सामने जो ये सर्कल बने हुए हैं ये क्या है, रेन ड्रॉप है और ये रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने से पहले, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद और टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचने पर जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं तीन डिफरेंट पॉइंट्स पर, बिफोर, आफ्टर और एट टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये तीन डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला, अगर हम पहले की बात करें कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने से कौन कौन सी पहले कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो देखें सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर जो पहली फोर्स होती है उसे हम कहते हैं वेट फोर्स, जो कि इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले इस चीज को डिफाइन करता हूँ कि ये है जी वेट फोर्स, जो कि इस वाटर ड्रॉप के मास की वजह से, ठीक है, ये हो गया वेट। और इसे हम लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी। अच्छा, फिर दूसरा इसके अंदर जो है वो उस फ्लूइड की वजह से फोर्स है जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। ये है एफ डी, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स और जो वेट फोर्स है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक और भी फोर्स होती है जिसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो कम होती है तो इसलिए हम उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो फिलहाल आप ये चीज देख लें कि यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक ड्रैग फोर्स और एक वेट फोर्स। और अब इन ड्रैग फोर्स और वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर डिफरेंट होंगे, लेकिन जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेंगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ पे अगर कहता हूं कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं कर रहा उस वक्त, यानी स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त ड्रैग फोर्स क्या है, ज्यादा है। ड्रैग फोर्स, सॉरी, जो वेट फोर्स है वो ग्रेटर है किससे, ड्रैग फोर्स से। क्योंकि इस कंडीशन में जो ड्रैग फोर्स है वो थोड़ी सी है, ये मैंने ड्रैग फोर्स को छोटे एरो से
ड्रॉ किया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वेट फोर्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी इसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं की है। फिर जब वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करते हुए हम कहेंगे कि जो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट फोर्स है वो इक्वल हो जाती है किसके? ड्रैग फोर्स के। ठीक है, तो एट पर हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट फोर्स से क्या है? ग्रेटर है। और आफ्टर, जब उसने वो अचीव कर ली, तो अब यहां पर क्या होगा? अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो वन बाय वन अगर मैं तीनों की फोर्सेस को डिस्कस करूं, तो बिफोर बिफोर जो नेट फोर्स है वो इक्वल है किसके? तो वो इक्वल है वेट फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स के, ठीक है। जो नेट फोर्स है उसे हम क्या लिखेंगे? एम ए इज इक्वल्स टू एफ जी माइनस एफ डी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? फोर्स की जगह मैंने एम ए लगा दिया। तो यहां से अगर मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, क्योंकि अभी तो एक्सेलरेशन है ना इसमें, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अगर आप देखें तो इसका फार्मूला जो होगा वो इस तरह से होगा कि यहां आ जाएगा एम जी माइनस ड्रैग फोर्स का फार्मूला अभी हम क्या पढ़ कर आए थे? 6 पाई ईटा आर वी। और ये एम क्या हो गया? डिवाइड हो गया किसके साथ? दोनों टर्म के साथ। तो एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये एक्सेलरेशन है कब? बिफोर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी। और ये एक्सेलरेशन स्मॉलर होगा किससे? जी से, क्योंकि जी के बराबर तो नहीं हो सकता, फिर तो फ्री फॉल बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी? जी से कम होगी, क्योंकि आप देख ले जी में से वो माइनस हो रहा है, ठीक है ना। ये अगर देखें तो ये जी में से ये वैल्यू क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तो माइनस होने का मतलब जी की वैल्यू को क्या कर देगा? ये रिड्यूस कर देगा। ये बात हो गई। फिर जब आप टर्मिनल वेलोसिटी पर होते हैं, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी जो नेट फोर्स होती है वो जब इक्वल हो जाती है, तो मैं लिख देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स। अब नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स। और माइनस ड्रैग फोर्स दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। ये वो कंडीशन है कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ड्रैग फोर्स और वेट फोर्स जब बराबर हो जाए, तो जो नेट फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है। और ये जीरो होने का मतलब क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेट फोर्स जीरो हो गई। इट मींस जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है? इस एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या बन गई? टर्मिनल वेलोसिटी। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब कंडीशन ये हो गई कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव तब होती है जब ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है किसके? वेट फोर्स ऑफ द बॉडी के। तो जिस स्पीड से वो बॉडी मूव करके नीचे आ रही होती है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कंडीशन है टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने की। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी को अगर हम देखें तो हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, तो देखें इसकी डेरिवेशन को मैं आपको सॉल्व करवाता हूं यहाँ पे। कि लेट से हम जब ड्रैग फोर्स की बात कर रहे होते हैं, तो ड्रैग फोर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? 6 पाई ईटा आर वी। और ये जो वी है इसके साथ मैंने वी टी लिख दिया, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। दूसरा, जो वेट फोर्स है वो किसके बराबर है? एम जी के। अब इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग, तो जब आप इसे कंपेयर करते हैं अबव इक्वेशंस, तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तरफ तो आप लिख देंगे 6 पाई ईटा आर वी टी, और दूसरी तरफ आप क्या लिख देंगे? एम जी। तो अब आप देखें कि मैंने अगर वी टी कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, ठीक है। ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। लेकिन ये फार्मूला तब तक मैं नहीं लगा सकता जब तक मुझे इसका मैथ्स नहीं पता। तो मैथ्स में किस तरह से फाइंड आउट करता हूं? तो देखें, मैथ्स के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं एम जो है वो बराबर होता है डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम के।
और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का होगा, और वो किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के। तो अब आपने ये करना है, इस मैथ को उठा के यहाँ पुट करना है। तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, तो उसे हम लिख देते हैं। तो वो बराबर आ जाएगी रॉ 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया जी। और इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 6 पाई ईटा आर से। तो अब आप देखें क्या क्या चीजें इसमें कैंसिल हो रही हैं, ये पाई से ये पाई हो गया कैंसिल, ठीक है। उसके बाद एक आर से ये क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। और बाकी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाता है। और फिर जब आप इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आपके सामने आ जाता है, और वो फार्मूला होगा 2 ρg, 2 ρg आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का। तो यहाँ पर आप देखें कि ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, तो इस चीज को अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इसके मैथमेटिकल रिलेशन में। तो अब मैथमेटिकल रिलेशन बना कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पर, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं। तो देखें, जो कि फार्मूला बना उस फार्मूले को मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ये फार्मूला हमने पहले लिखा था, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से क्या क्या रिलेशन बन रहा है, तो उस रिलेशन को अगर हम देखें तो इस फार्मूले से आपको ये रिलेशन पता चल रहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। और दूसरा, टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। जितना ज्यादा रेडियस उतनी कम टर्मिनल वेलोसिटी। ये बात हमने क्या की इसके अंदर डिस्कस। फिर मैंने कहा था कि अगर आप m की जगह पर क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें, तो हमने पढ़ा m इक्वल होता है रॉड टाइम्स वॉल्यूम के। और वॉल्यूम को हमने लिखा वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। यह मैथमेटिक्स का फार्मूला। तो जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ गया था, तो हमने लिखा था टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 ρg आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला। और इस टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले से आपको क्या नजर आता है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। अच्छा, अब स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो, सेम हो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम हो। डेंसिटी से मुराद ये है कि दोनों स्टील बॉल ले लें, एक का रेडियस ज्यादा है और एक का रेडियस कम है, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, लेट से मेरे पास एक स्टील बॉल है छोटी और एक स्टील बॉल है बड़ी। तो आपको नजर आ रहा है कि किसका रेडियस ज्यादा है और किसका रेडियस कम है। तो मैं कहता हूं दोनों बॉल्स स्टील बॉल है, दोनों स्टील बॉल है। और दोनों अगर स्टील बॉल है तो इसका मतलब डेंसिटी क्या है, दोनों की इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये होता कि एक स्टील बॉल होती है एक कॉपर की बॉल होती तो फिर क्या होता, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक का रेडियस आर और दूसरे का रेडियस है आर प्राइम, आर प्राइम। तो अब आप देखें कि क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो जब ये दोनों मूव करके आ रही होंगी तो क्योंकि इसका रेडियस कम है कम है, तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि रेडियस कम है तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो भी इसकी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब आप बात करेंगे दूसरी स्टील बॉल की जिसका रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर फॉर द बॉल हैविंग ग्रेटर रेडियस, ठीक है ना। तो ये आपके पास बात होती है इस रिलेशन से, लेकिन ये रिलेशन कब अप्लाई होगा, जब डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये रिलेशन एप्लीकेबल होता है टर्मिनल वेलोसिटी का आर स्क्वायर के साथ, ठीक। जो लाइटर बॉडीज होती हैं वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पहले अचीव करती हैं एज कंपेयर टू हैवियर बॉडीज। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लाइटर बॉडीज
lighter bodies tend to gain tends to gain their terminal velocity earlier than heavier one। तो जो हैवी होगा वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी देर में अचीव करेगा, और जो लाइटर होगा वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव कर लेगा। ठीक है, जैसे एक कागज की बनी हुई बॉल और एक स्टील बनी हुई बॉल को, दोनों को मैं ड्रॉप करूं एयर में, तो आप जानते हैं कि जो कागज की बनी हुई बॉल है वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव कर लेगी एज कंपेयर टू स्टील बॉल। यही पॉइंट यहाँ पर भी जो है वो गिवन है। फिर हम आते हैं इसके अंदर डिपेंडेंस के ऊपर। देखिए, जो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसा कि फार्मूले में भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है रेडियस पर। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू क्या है, इक्वल, m इक्वल है दो बॉडीज का, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, r के ऊपर। ठीक है ना, इसका रिलेशन होगा इनवर्स, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, और इस केस में m इक्वल यानी डेंस, और अगर हम कहें m इक्वल है तो ये रिलेशन आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का किसके साथ बन गया, r के साथ। लेकिन अगर पेपर के अंदर वो आपको कहे कि डेंसिटी इक्वल है, अगर वो आपको कहे कि डेंसिटी क्या है, इक्वल, तो डेंसिटी इक्वल होने का मतलब यह है कि अब टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्स रिलेशन नहीं रखती, बल्कि अब क्या रखती है, तो अब लिखती है टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसमें अब इस रेडियस की क्या हो गई, ये प्रोपोर्शनल। तो ये कंडीशन डिफरेंट है। मैस इक्वल तो टर्मिनल वेलोसिटी का आर के साथ इनवर्स रिलेशन, क्यों, क्योंकि हमने फार्मूला लिखा हुआ है ना ऊपर से, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैस इक्वल है तो फार्मूला फिर ये वाला लगेगा टर्मिनल वेलोसिटी का, कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है आर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब डेंसिटी आपके पास इक्वल हो जाती है तो फिर फार्मूला ये वाला लगता है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर के क्या प्रोपोर्शनल, जबकि मास कांस्टेंट होने से टर्मिनल वेलोसिटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही बात यहां पर भी कर दी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट जो डिपेंडेंस है वो है डेंसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, लेकिन वो डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की नहीं, फ्लूइड की भी होती है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं डिपेंडेंस के अंदर, तो यहां आ जाता है डेंसिटी। तो डेंसिटी में जो फर्स्ट आपके पास है वो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर भी डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और इस चीज को भी मैं इस तरह से लिखूंगा कि जब आप फ्लूइड को भी इंक्लूड करते हैं तो आपने फिर टर्मिनल वेलोसिटी को इस तरह कैलकुलेट करना है कि ये प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को रॉ से। ठीक है, ये सिंबल है। तो अब यहां पर यही है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है सिग्मा के ऊपर। अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कम। अब सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होने का क्या मतलब है, जैसे हनी है, तो हनी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। वहां पर आप किसी स्टील बॉल को छोड़ेंगे, वो स्टील बॉल क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। ठीक है ना। और इसी तरह अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, वाटर वाटर की डेंसिटी हनी के मुकाबले में कम है, तो वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसका क्या है, डिफरेंस। अब यहां पर एक पॉइंट है जो कि हम इस तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर हो किससे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, देन आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे मैं एक रेन ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो रेन ड्रॉप के अंदर ये हम कहेंगे कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन
अगर जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर हो किससे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो फिर जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है उसकी तरफ से फोर्स लगेगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जैसे एग्जांपल देते हैं एयर बबल्स। अब देखें एयर बबल्स जो होते हैं वो मूव करके नीचे नहीं जाते, ऊपर जाते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसकी एग्जांपल क्या है, एयर बबल्स इन वाटर। कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी इसी तरह से होता है ना, एयर बबल्स बनते हैं, तो एयर बबल्स का नीचे जाते हैं, वो तो ऊपर आते हैं। एयर बबल्स इन अ लिक्विड। अच्छा, और इसी तरह अगर हम बात करें कि जो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टील बॉल है, तो मैं लिख देता हूं स्टील बॉल इन वाटर। तो आप देखते हैं कि स्टील की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, तो स्टील बॉल इन वाटर। तो स्टील बॉल तो हमेशा वाटर में नीचे की तरफ मूव करेगी ना, तो अगर वो नीचे की तरफ मूव करेगी, टर्मिनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। तीसरा जो इसके अंदर फैक्टर है, उस फैक्टर को भी अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। वो तीसरा फैक्टर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इस चीज को मैं थर्ड पॉइंट के तौर पर लिख सकता हूं। और वो कैसे लिखा जाएगा तो देखें, तो थर्ड पॉइंट इसमें, और वो है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो फ्लूइड की विस्कोसिटी पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो अब ये डिपेंडेंस कैसे होगी, तो हम लिखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जितनी आपके पास विस्कोसिटी ज्यादा, टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम। और लिक्विड्स के अंदर ये जो चीज होती है वो एप्लीकेबल होती है, गैसेस के अंदर विस्कोसिटी डिफरेंट है। ठीक है ना। तो लिक्विड के लिए हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका रिलेशन टर्मिनल वेलोसिटी के साथ इनवर्स है लिक्विड्स में। कैसे लिखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हायर टेम्परेचर पे विस्कोसिटी कम, और विस्कोसिटी कम होने का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है ना। ये लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है। तो ये आपके पास तीन फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से, एक रेडियस, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करेगी, मास के लिए अलग, डेंसिटी के लिए अलग। फिर दूसरा डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, और डेंसिटी के अंदर दो हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और तीसरा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की विस्कोसिटी के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है जो कि पैरा ट्रूपर की एग्जांपल है। और वो पैरा ट्रूपर ये है कि पैरा ट्रूपर पहले जंप लगाता है, ठीक है, और उस टाइम पे वो पैराशूट को ओपन नहीं करता। और उसके बाद फिर वो क्या करता है कि कुछ टाइम के बाद वो उस पैराशूट को ओपन कर लेता है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो उस टर्मिनल वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें, इस तरह से कर सकते हैं। ये आपके पास जो है वो इसका ग्राफ बनेगा। शुरू में जब पैराट्रूपर ने जंप लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हुई, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। और ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है यहां पर, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये टर्मिनल वेलोसिटी ही है जिसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना, स्टेडी वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर स्लोप क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। जबकि ऊपर जाते हुए इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि स्लोप भी तो डिक्रीज कर रहा है। इसके अंदर जो स्लोप है वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप अगर डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जबकि जब वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, इसका मतलब अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये वेलोसिटी इसकी क्या है, ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इस पॉइंट पर ये अपना पैराशूट क्या कर लेता है, ओपन कर लेता है, ओपन पैराशूट। तो जैसे ही पैराशूट ओपन करेगा तो क्या होगा,
कि जो ड्रैग फोर्स है वो बढ़ जाएगी, और ड्रैग फोर्स बढ़ने की वजह से अब टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद दोबारा क्या कर लेगी, पैराशूट के साथ कांस्टेंट हो जाएगी और ये दोबारा से अपनी स्टेडी वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। लेकिन अब ये टर्मिनल वेलोसिटी पहले के मुकाबले में क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि अब ये विथ पैराशूट मूव करके आ रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में मौजूद है कि एक पैराट्रूपर जब जंप लगाता है तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे चेंज होती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और आप देखें कि जब ये पैराशूट को ओपन करेगा तो इसका मतलब दोबारा से इसके अंदर क्या होगा, डिसेलेरेशन होगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये है जर्नी ऑफ या मोशन ऑफ पैराट्रूपर, मोशन ऑफ पैराट्रूपर, पैराट्रूपर विथ पैराशूट और विथ पैराशूट ओपन, ओपनिंग और क्लोज्ड। तो जब पैराशूट को ओपन या क्लोज, दोनों सिचुएशन में मैंने क्या किया है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है जो कि एमसीक्यूज में भी आपके एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, तो उसका फार्मूला हम यहाँ पर जो है वो बना भी लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, ताकि हमें ये आइडिया हो कि जब कभी भी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो देखें, ये है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हो, तो n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो इस तरह लिखा जाता है, वी एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन 2/3, और ये वी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, ठीक है ना, सॉरी वेलोसिटी है। वी क्या है, वेलोसिटी है स्मॉल ड्रॉपलेट्स की, और वी एन वेलोसिटी है बिग ड्रॉपलेट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को जो है वो एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 8 जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं। ठीक है, और ये बड़ा ड्रॉपलेट जो है वो कितने ड्रॉपलेट्स के बराबर है, 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स के। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या है, एक बिग ड्रॉप बन गया, जो कि किससे मिलकर बना है, 8 छोटे ड्रॉपलेट्स है। अब ये 8 रेन ड्रॉपलेट्स जिनका हर एक का मास m है, रेडियस r है, टर्मिनल वेलोसिटी v है, कंबाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं बिग ड्रॉपलेट, द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि न्यू वेलोसिटी, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं 8 रेन ड्रॉपलेट्स, 8 रेन ड्रॉपलेट्स, each of mass, each of mass m, radius r, radius r, and terminal velocity, terminal velocity v, combine to form, combine to form one big, one big drop. Then new terminal velocity, new terminal velocity will be, ठीक है। अब वो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी आपने क्या करनी है, बतानी है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि यहाँ पे जो वी एन है ये टर्मिनल वेलोसिटी है बिग ड्रॉप की। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। अच्छा, और जो ये वी आपके पास है ये है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। एन क्या है,
नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, कितने नंबर ऑफ ड्रॉप मिलकर जो है वो एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो ये आपके पास है। अच्छा, अब यहां पर ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो जो आपके पास m है वो कितने टाइम्स है, तो मैं लिख सकता हूं m कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स। ठीक है ना, क्योंकि 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। डेंसिटी के बारे में हमें पता है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ से मास निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, रॉ टाइम्स वॉल्यूम के। ठीक है। तो अब मैथ्स की जगह पर मैं यही फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, और याद रखें कि मैथ में वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। हर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एम प्राइम की जगह आ जाएगा रॉ। ठीक है। डेंसिटी तो वही है 4/3, सॉरी वॉल्यूम 4/3 पाई आर प्राइम क्यूब, क्योंकि रेडियस ब्रिक ड्रॉपलेट का ज्यादा है। 8m, 8 रॉ 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब जरा देखें क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। डेंसिटी तो दोनों तरफ सेम है ना, दोनों तरफ वाटर है। 4/3 दोनों तरफ सेम है, पाई दोनों तरफ सेम है, तो बचा क्या, बचिए आपके पास r प्राइम क्यूब इज इक्वल्स टू 8r क्यूब। ठीक है। r प्राइम क्यूब इज इक्वल्स टू 8r क्यूब, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या ले लेंगे, इसका क्यूब रूट। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप क्यूब रूट इसका लेंगे तो देखें क्यूब रूट का मतलब ही यही है कि ये जो क्यूब पावर है वो क्या हो जाएगी खत्म, किस तरह से, कि जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर प्राइम क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 8r क्यूब, और ये है 1/3। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया। तो क्यूब रूट लेने से ये आपके पास आ जाएगा आर प्राइम, और 8 का जो क्यूब रूट है वो क्या होता है 2, और ये आपके पास क्या आ गया 2r। ठीक है, इसका मतलब जो आपका रेडियस है वो 2 टाइम्स है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी बराबर होती है 2 ρg आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ। तो अगर रेडियस डबल होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। बस यही आपके पास है कि इफ r prime is 2r, then terminal velocity is 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो ये आपके पास है सॉल्व करने का तरीका। तो ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखवाया वो फार्मूला डायरेक्टली भी अप्लाई हो सकता है, और ये डेरिवेशन के जरिए भी मैं आपको बता दिया, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर मैंने आपको पैराट्रूपर का एक ग्राफ बनाकर दिखाया था कि जो पैराट्रूपर का ग्राफ है वो आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो यहाँ पर जब मैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पैराट्रूपर की एग्जांपल लेता हूँ तो ये ग्राफ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस ग्राफ को हम पॉइंट वाइज जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट इसके अंदर देखें, जब पैराट्रूपर ने जंप लगाई तो वो क्या करेगा, शुरू में उसकी स्पीड बढ़ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, बिगिंस टू फॉल। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये होगा एक्सेलरेट। जैसे ही उसने जंप लगाई, पैराट्रूपर ने पैराशूट ओपन नहीं किया, तो उस टाइम क्या है, एक्सेलरेट एज इट बिगिंस टू फॉल, एज इट बिगिंस टू फॉल। अच्छा, तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है। इस वक्त इसके ऊपर वेट फोर्स ज्यादा है, क्योंकि ये गिरना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर जो वेट फोर्स है वो ज्यादा है, और ड्रैग फोर्स इस वक्त क्या है, कम है। ड्रैग फोर्स कम है। अच्छा, और इस बात को मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो जी से यहां पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है। फिर आ जाए दूसरे पॉइंट पर। जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, उसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही वो नीचे आना शुरू करेगा अपनी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इट स्पीड अप
स्पीड अप v इंक्रीजेस द, और जो आपके पास जो ड्रैग फोर्स है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। द ड्रैग फोर्स विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ड्रैग फोर्स भी क्या होती है, बढ़ती है। ये बात हमने स्टोक्स लॉ के अंदर पढ़ ली थी, ठीक है ना। तो ड्रैग फोर्स का स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब यहाँ पे ड्रैग फोर्स बढ़ गई, इसका मतलब वो वेट के बराबर होने वाली है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के अंदर अब क्या हुआ कि ये ड्रैग फोर्स वेट फोर्स के क्या हो जाएगी, इक्वल। और यही वो पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। एट टर्मिनल वेलोसिटी, एट टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि ड्रैग फोर्स इक्वल हो गई है अब किसके, वेट फोर्स के। इट मींस कि नेट फोर्स बराबर हो गई किसके, जीरो के, ठीक है ना। ये वो कंडीशन है जहां पर जो ड्रैग फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पर जो कि फॉल कर रहा है वो किसके इक्वल है, वेट के। तो मैं ड्रैग को ऊपर बनाता हूं, ड्रैग अपवर्ड होती है, अपोज करती है, वेट डाउनवर्ड है। अब यहां पर आपके पास क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और लास्ट में जैसे ही पैराशूट ओपन होगा, फोर्थ पॉइंट, व्हेन पैराशूट ओपन्स, पैराशूट ओपन, क्योंकि पैराशूट ओपन होने से पहले टर्मिनल वेलोसिटी तो अचीव हो गई, लेकिन वो टर्मिनल वेलोसिटी है बहुत ज्यादा। ओपन्स विच इंक्रीज, विच इंक्रीज द ड्रैग फोर्स, द ड्रैग फोर्स एंड स्लो डाउन, एंड स्लो डाउन द पैराट्रूपर, स्लो डाउन द पैराट्रूपर, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्थ पॉइंट था। तो ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया, उस ग्राफ के अंदर ये बातें जो हैं वो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन हो रही हैं जिस तरह से मैंने इन पॉइंट्स के अंदर आपको लिखवा दिया है इस ग्राफ को। अच्छा, अब इस ग्राफ को दोबारा देख लें कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, कि इधर हमने टाइम ले लिया था सेकंड में। जो आपके पास वाई एक्सिस है वहां पर आपने वेलोसिटी ले ली थी मीटर पर सेकंड में। स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, और वो वेलोसिटी अचीव हो गई जिसे हमने टर्मिनल वेलोसिटी कहा। यहाँ पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी स्टेडी हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है, इस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और फिर डीसेलरेट होता है, और डीसेलरेशन के बाद दोबारा से इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है, लेकिन वो टर्मिनल वेलोसिटी पहले के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। इस टर्मिनल वेलोसिटी को मैं कह देता हूँ वी प्राइम। और ये आपके पास अगेन क्या हो जाती है, स्टेडी या कांस्टेंट। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।